हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स इस चैप्टर की शुरुआत हम इस वीडियो से करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हम स्टडी करने वाले हैं, सभी कंसेप्ट फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स में हम यूज करने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारा अच्छी तरह से होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो इनिशियल टर्म्स है, उन सभी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पोजीशन क्या होता है, पोजीशन उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है या कब मोशन में है, उसको हम डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिफाइन करेंगे। और फाइनली लास्ट में हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विद एग्जांपल से हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके रिलेटेड आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर है, तो नीचे डिस्कशन में एक लिंक दिया है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है इसी टॉपिक के ऊपर। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8+ आता है, यानी 10 में से 8 या उससे अधिक स्कोर अगर आपका होता है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से हो चुका है। इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना होगा और इसको रिवाइज करना होगा, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपका अच्छी तरह से हो जाता है तो ही आगे के टॉपिक आपको इजीली समझेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट टर्म हमें जो डिफाइन करना है यहाँ पे, वो है पोजीशन। ओके सर, तो पोजीशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या पोजीशन ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ओके, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब पोजीशन को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। मान के चलिए कि एक छोटा आईफल टावर का मॉडल यहाँ पे है, लाइक दिस वन, और उस आईफल टावर को 3 लोग यहां से देख रहे हैं। ये है फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम हमने रख दिया ए, सेकंड पर्सन नाम है बी, थर्ड पर्सन उनका नाम है सी। ओके, अब इन तीनों को हमने ये कहा कि जो भी मॉडल है आईफल टावर का, उसका पोजीशन बताइए। तो फर्स्ट पर्सन ये बता रहे कि आईफल टावर इज 3 मीटर अवे। ओके, 3 मीटर अवे फ्रॉम, विथ रिस्पेक्ट टू हिम, 3 मीटर अवे टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ऑब्जर्वर बी या पर्सन बी ये कह रहा है कि नो 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 नो, द आईफल टावर इज 4 मीटर अवे टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। उसी वक्त ऑब्जर्वर सी ये कह रहा है या पर्सन सी ये कह रहा है कि आईफल टावर जो भी है, इट इज 5 मीटर अवे टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। अब तीनों के ऑब्जर्वेशंस उस आईफल टावर के पोजीशन को लेके ये डिफरेंट है। तीनों के ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, क्योंकि ये पर्सन ही, इनका कहना है कि ये 3 मीटर डिस्टेंस इतना दूर है, ओके, टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, जबकि इसका कहना है कि इसका 5 मीटर डिस्टेंस इतना दूर है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, और इसका कहना कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे क्या तीनों ने जो भी उस आईफल टावर का पोजीशन डिफाइन किया है वो गलत है? द आंसर इज दैट नो, इट्स अ करेक्ट वन, कि तीनों का कहना सही है। क्यों सही है? ऑब्जेक्ट तो एक ही है, भले ही ऑब्जेक्ट एक ही हो, भले ही ऑब्जेक्ट एक ही हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होंगे। उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन जब होंगे तो उसके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक बेसिक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन है, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट is completely expressed by two factors. It's a distance from observer, यानी उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ऑब्जर्वर, एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। सेकंड, एंड इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी
जो जिस ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर चाहे वो ए हो, बी ऑब्जर्वर हो या सी ऑब्जर्वर हो, उसके पोजीशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो चीजों की जरूरत होती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और वो कौन से डायरेक्शन में है, वो कौन से डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे तीन ऑब्जर्वर है, तीनों के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन डिफरेंट है और तीनों लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया था वो सही था। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर ये दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हम इसका पोजीशन डिफाइन करने वाले हैं। तो अब दिमाग में एक फिक्स कर लीजिएगा कि किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम हमेशा किसी व्यक्ति को एज अ ऑब्जर्वर नहीं लेंगे, हम यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे। क्या होते हैं सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी उसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम डिफाइन करने वाले हैं। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी वन डायमेंशनल, इट मे बी टू डायमेंशनल, इट मे बी थ्री डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशनल है तो हम एक्स एक्सिस ले सकते हैं या वाई एक्सिस ले सकते हैं या जेड एक्सिस ले सकते हैं। अगर टू डायमेंशनल है तो हम एक्स वाई प्लेन लेंगे या वाई जेड प्लेन लेंगे या एक्स जेड प्लेन लेंगे। अगर थ्री डायमेंशनल पोजीशन डिफाइन करना है, थ्री डायमेंशन में डिफाइन करना है तो एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे। ओके, दीज आर कॉल्ड एज एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि यहां पे like this one. So this is along the x-axis, this is along the x-axis. तो ये जो भी है this one is the origin. ओके, ये ओरिजिन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो हम ये कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इट इज 4 मीटर अवे, इट इज 4 मीटर अवे। ये जो भी ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से 4 मीटर इतना डिस्टेंस पे है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस क्या बता रहा है सर? डायरेक्शन। और ये 4 मीटर क्या बता रहा है सर? उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन। ओके, अगर हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो इन टू डायमेंशनल इट मे बी लाइक दिस वन, इट मे बी लाइक दिस वन। सो फॉर टू डायमेंशनल वी विल टेक हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो हम इसका पोजीशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब हमें ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जर्वर है तो बेस्ट है। अगर इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वर यू कैन टेक दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे ले रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर भी होता, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता ओरिजिन पे, तो उस व्यक्ति को भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी उसके रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है उसके लिए हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि यहाँ पे लिया हमने, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लोकेट हो रहा है। ओके सर, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है सर यहाँ पे 4, अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है यहाँ पे 3। तो इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स जो भी है इट्स अ 4 एंड 3। सो देयरफॉर हम यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। सो दिस पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i plus 3j. So this is called as a position vector which represents the position of that object या of that point. तो उस पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो इस पोजीशन वेक्टर को हमने कैसे ड्रॉ किया ध्यान से देखिएगा। सो अलोंग एक्स एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट बना है उसका 4, अलोंग वाई एक्सिस कितना बना है 3 इन दिस वे। ओके, सो on the basis of this one we can define here position coordinate.
sorry, position vector. So position vector P is equals to 4i plus 3j. अब इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा सर, इस पोजीशन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन अप टू दैट पॉइंट या अप टू दैट ऑब्जेक्ट, और इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है. ओके, सो दिस इज अबाउट द पोजीशन. अब जैसे कि हमने अभी कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है. वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी है, इट मे बी ऑब्जर्वर, एक पर्सन हो सकता है, या इट मे बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब यहां पे मान के चलिए कि यहां पे एक ट्रेन है, अगर है, ओके, ट्रेन अगर हम लेते हैं तो उस ट्रेन के हिसाब से अगर मान के चलिए कि एक रोड है, यहाँ पे हम व्हीकल कंसीडर करेंगे. सो एक व्हीकल यहाँ पे है लाइक दिस वन, उस व्हीकल के अंदर कोई बैठा है. ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में उसी व्हीकल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक किताब हम रख देंगे. ओके, अब ये ऑब्जर्वर इस किताब को देख रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ओके, ये जो भी किताब है, अगर भले व्हीकल मोशन में है, कैसे भी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है या एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ये कांस्टेंट है. ओके, तो यहां पे अगर हम इस सिचुएशन में बात करेंगे तो दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस पर्सन जो कि ऑब्जर्वर है, दोनों मोशन में है, दोनों मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी में भी कांस्टेंट है, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसे भी हो, लेकिन दोनों एक ही व्हीकल के अंदर है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर. तो इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑलवेज इन अ रेस्ट पोजीशन. ये कैसा है सर? रेस्ट पोजीशन में है. अब हम रेस्ट पोजीशन और मोशन ये हम अब डिफाइन करेंगे. अब व्हाट इज अ रेस्ट position? Okay, what is the meaning of rest? What is the meaning of motion? If a body does not change its position क्या होता है सर? हमने तो अभी डिफाइन किया है. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा सर? चाहे वो पर्सन हो सकता है जो ऑब्जर्व कर रहा है, या चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है. अब देखिए, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, अगर बॉडी उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता है एज टाइम पासेस, यानी टाइम के साथ साथ अगर वो बॉडी उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अब मान के चलिए कि यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके पहले वाला. ओके, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने यहां पे लिया था. ओके, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, अब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है. अगर इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे सिचुएशन में अब इसका पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन या दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस प्लेन. ओके, अगर इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है हमेशा के लिए, बहुत देर तक इसके कोऑर्डिनेट समझो 4 और 3 इतने ही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन. तो वही यहां पे हमारा कहना है, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अब मोशन को कैसे करेंगे? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, अगर बॉडी उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज टाइम पासेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है. ओके, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन if a body changes its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be in motion. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि
उसकी कोऑर्डिनेट जो भी है इट्स 4 and 3। ऑब्जेक्ट यहां पे, अब कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया। ओके, कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक आया, कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक आया, इन दिस वे। अब ऑब्जेक्ट जो भी है उसका जो भी पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था सर? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उस वक्त उसके कोऑर्डिनेट कितने सर? इट्स 4 and 3। उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट कितने बने सर? 3 and 4। उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट कितने बने सर यहाँ पे? 2 and 4। उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट कितने बने यहाँ पे? 2 and 3। देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे जो भी पोजीशन है उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की, इट कंटिन्यूसली चेंजेस एज टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे उस पार्टिकल की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओके, तो पहले पोजीशन क्या था? 4 3 इतने कोऑर्डिनेट्स थे। उसके बाद पार्टिकल वो यहां से यहां तक आया, फिर ऐसे चलते रहा है particle. So we can say that object is in a motion with respect to this origin या with respect to this Cartesian coordinate system या with respect to frame of reference भी हम कह सकते हैं। अगर उस पार्टिकल की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो we can say that object is in motion. If a body changes its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be in motion. वो कैसे है सर? मोशन में है। अगर वो एक ही जगह पे बैठा है, टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट पे है। अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज टाइम पासेस, तो हम कहेंगे कि इट इज इन अ मोशन। ओके सर, अब यहां पे देखिए, यहां पे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि हमने यहां पे एक ऐसी अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट सिचुएशन में ये जो भी आईफिल टावर है एक ही जगह पे फिक्स है, इट इज अ फिक्स वन। और तीनों ऑब्जर्वर जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करें ये भी अपने जगह पे फिक्स है। अब तीनों उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आईफिल टावर फिक्स होने के कारण क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या सर? नहीं होगा। क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या सर? नहीं होगा। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। अगर सभी लोग अपने जगह पे फिक्स है तो ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। ओके सर, लेकिन मान के चलिए कि ये जो टावर है, दिस टावर इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये थोड़ा थोड़ा इसका मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे जैसे इस टावर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी ऑब्जर्वर फिक्स है, तो तीनों ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस टावर की जो भी पोजीशन है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि ये टावर अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि जो भी डिस्टेंस है इट गोज ऑन डिक्रीजेस। इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजेस, और इसको भी लग रहा है कि डिस्टेंस गेट चेंजेस। तो तीनों के लिए अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है इट इज इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट कैसा है सर? और इट इज इन अ मोशन, क्योंकि इस केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, बाकी तीनों ऑब्जर्वर सेम है, अपनी जगह पे फिक्स है। ओके, सेम मींस अपनी जगह पे फिक्स है, इसलिए दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, क्योंकि उसका पोजीशन कैसे हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके सर, अब ये था एक एग्जांपल। अब थोड़ा और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मान के चलिए कि आप एक मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं, आप एक मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं। ये फोटोग्राफ मेट्रो ट्रेन का है, ऐसा हम इमेजिन करके चलेंगे। अब जब ट्रेन मोशन में है, जब ये मेट्रो ट्रेन मोशन में है, उस वक्त ये सभी जो भी पार्ट्स है, ओके, इंक्लूडिंग पर्संस, दे आर आल्सो इन मोशन। सभी का सभी इसमें मोशन में है, सभी का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके सर, अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर हम इस बैग को ऑब्जर्व करते हैं, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इस बैग को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ऑब्जर्वर मेट्रो में है, मेट्रो मोशन में है, ओके, आगे जा रहा है वो।
तो यहाँ पे ये पर्सन मोशन में है, ये बैग भी मोशन में है, लेकिन ये दोनों मोशन में होने के कारण, इन दोनों का वेलोसिटी सेम होने के कारण, ओके, तो इस व्यक्ति को या इस ऑब्जर्वर को या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये लग रहा है कि बैग रेस्ट पोजीशन पे है सर। कैसा है सर? रेस्ट पोजीशन पे है। अगर कोई तीसरा पर्सन हम लेते हैं जो मेट्रो के बाहर खड़ा है स्टेशन पे और मेट्रो जा रही है स्लोली, ओके, तो उस बाहर के ऑब्जर्वर को, मेट्रो के स्टेशन पे जो ऑब्जर्वर करा है, उस ऑब्जर्वर को ये लगता है कि दिस बैग इज इन अ मोशन, बैग इन अ मोशन, क्योंकि अब देखिए ऑब्जेक्ट वही है लेकिन ऑब्जर्वर दो है। एक ऑब्जर्वर उस बैग के साथ साथ मोशन में है, तो उसको तो ये लग रहा है, इस ऑब्जर्वर को तो ये लग रहा है कि दिस बैग इज इन रेस्ट पोजीशन, ओके, वो रेस्ट पे है। लेकिन जो ऑब्जर्वर स्टेशन पे खड़ा है और उस ट्रेन को देख रहा है, उस मेट्रो ट्रेन को देख रहा है, तो उस पर्सन को ये लग रहा है कि बैग इज इन अ मोशन, बैग इज इन अ मोशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर डिफाइन कर रहे हैं वेदर इट इज इन अ मोशन और इट इज इन अ रेस्ट, इसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है और वो किसके साथ है, ओके, ये भी यहाँ पे मैटर करता है। जैसे हमने फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था एक पर्सन को जो उसी मेट्रो में बैठा है, तो उस पर्सन को ये लग रहा है कि बैग इज इन अ रेस्ट पोजिशन, ओके, वो रेस्ट पे है, उसका मोशन पोजीशन कंटिन्यूस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसको तो 100% ये लगेगा कि बैक का तो मोशन हो रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दैट आउटसाइड पर्सन, आउटसाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको ये लग रहा है कि जितने भी चीजें हैं उस मेट्रो के, इंक्लूडिंग सभी सीट्स हो गए, पर्सन हो गए, सभी दे आर इन अ मोशन। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है ये भी वहां पे मैटर करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम कहते हैं रेस्ट पे है तो वो हमारे रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिफरेंट दिख सकता है, ओके। तो अगर सभी पर्सन्स उस ट्रेन में अगर है, उसी मेट्रो में है, तो सभी के लिए, क्योंकि सभी पर्सन वो उस बैग को जब देख रहे हैं तो सभी को ये लगेगा इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। लेकिन सभी पर्सन्स या पैसेंजर्स जो स्टेशन पे खड़े हैं उनको लगेगा कि इट इज इन अ मोशन, क्योंकि वहां पे जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डिफाइन कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर मोशन में है तो उसको ये लगेगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो रेस्ट है कि मोशन है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर तो डिपेंड होगा ही होगा, साथ ही साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड होगा। अब देखिए एक सिंपल सा, जब ये लोग जा रहे हैं मेट्रो में से, तो ये लोग अगर बाहर देखते हैं तो इनको ये दिखेगा कि जो भी ट्रीज है दे आर इन अ मोशन, द आउटसाइड ट्रीज जो भी है, पेड़ जिनको हम बोलते हैं, दे आर इन अ मोशन, वो बैकवर्ड एक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू देम उनका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वो बैक साइड जा रहे हैं, ओके। तो उसी तरह जितने भी लोग बाहर है और मेट्रो के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं दे आर इन अ मोशन, ओके। सो दिस इज अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस। व्हाट इज अ डिस्टेंस? इट इज अ actual length of path. It is the actual length of path covered by moving particle in a given interval of time. In a given interval of time. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हो रहा है तो उस मोशन के वक्त उसने जो भी पाथ ट्रेस किया है तो उस पाथ का एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड एज एन डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से लेके ओके यहां तक गया, फिर यहां तक आया, फिर वापस यहां तक आया, ओके। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां तक गया तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2 मीटर। पहले कहां पे पोजीशन था सर? 3 था, और यहाँ पे कितना था? 5 तक आ गया। वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 2 मीटर। फिर यहां से लेके यहां तक वो गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 2 मीटर। फिर यहां से लेके यहां तक कवर किया उसने, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 3 मीटर। तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था,
मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे एंड हो गया। तो अब उस टाइम इंटरवल में उसका मोशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट का। अब इस केस में टोटल पाथ लेंथ कितना है? सो पाथ लेंथ देखिए, जब यहां पे था तो यहां से लेके यहां तक गया तो 2 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक और 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर। सो एक्चुअल लेंथ जो भी है 2 + 2 + 3 इट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इतने टाइम इंटरवल में, जो भी टाइम इंटरवल वहां पे दिया होगा। सो दिस एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज एन डिस्टेंस। अब हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां पे देखिए, जैसे कि हमने इसके पहले एग्जांपल लिया था, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक। ओके, वही हम एग्जांपल लेते हैं। ये कितना था सर? 2 मीटर। ये कितना था? 2 मीटर। ये कितना था? 3 मीटर। सो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था सर? यहां से स्टार्ट हुआ था और एंड कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जो भी इनका कहना है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। उसके पहले मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आता हूं कि अब डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप उस पूरे मोशन में जहां से शुरुआत हुई थी वो पॉइंट हमें लेना है और जहां पे एंड हुआ वो पॉइंट हमें कंसिडर करना है। ओके सर, तो शुरुआत से लेके उस एंड पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। सो दिस वेक्टर गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, दिस वेक्टर गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हियर, सो इनिशियल पोजीशन कहां पे था उस पार्टिकल का? यहां पे था, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा सर? उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, फाइनल पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। सो दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, तो दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो मान के चलिए दिस वन इज द P1 वेक्टर, दिस वन इज द P2 वेक्टर। तो यहां पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। आप ट्रायंगल लॉ यूज करके इसका फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस डेल्टा P दैट इज अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट। सो इस ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डी कैपिटल डी बाहर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दिस स्ट्रेट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो गया सर? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज एन डिस्टेंस। ओके, अब मान के चलिए कि यहाँ पे और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। यहां से स्टार्ट होने के बाद वो यहां तक पहुंच गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हो गया। अब मुझे बताइए कि यहां से जब मोशन हुआ तो उसका जो भी पाथ था, दैट पाथ इज लाइक दिस वन, इस तरीके से वो गया होगा। ओके, ऑन दिस ट्रैक ऐसे वो गया होगा। ओके, तो अब ऐसे केस में टोटल पाथ लेंथ कितना होगा सर? इट इज इक्वल टू, इट इज अ हाफ ऑफ द सर्कल। पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस कितना आता है? 2πr आता है। ओके, तो यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल का टोटल पाथ लेंथ कितना होगा? यहां से लेके यहां तक इस आर्क का लेंथ इट शुड बी इक्वल टू πr, क्योंकि आधा सर्कल का लेंथ है। ओके, सर्कमफरेंस है। अब इसका जो भी डिस्टेंस बना इट्स अ πr। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट देखिए, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन, ये था सर उसका इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो हमें फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन तक का जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस
इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होगा सर, ये सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। सो 2r is a displacement, whereas pi r is a distance। इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो पाथ की लेना देना नहीं है हमें जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। सो इट्स अ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर पता है तो दोनों में का स्ट्रेट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट। अब मान के चलिए इसी केस में, अगर इसी केस में एक ऑब्जर्वर है या एक पर्सन है, उसका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो वापस यही पे आ गया, जिस जगह से उसने मोशन स्टार्ट किया था वापस वो वहीं पे आ गया एक ट्रैक कंप्लीट करने के बाद। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है सर, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, इट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई r। सो इतना डिस्टेंस उस व्यक्ति ने ट्रैवल किया है। अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा उस व्यक्ति का। सो यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया उस व्यक्ति ने वहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट में होने के कारण तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगा 0। तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो चुका है क्योंकि उस व्यक्ति का मोशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था, जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था, उसी पोजीशन पे वो वापस आ गया है। इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है सर, 2 पाई r। अब मान के चलिए कि उस व्यक्ति का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर वो यहां तक आके रुक गया। तो उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ऑलरेडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो 2 पाई r इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, फिर यहां से लेके यहां तक गया तो प्लस पाई r। सो इट इज इक्वल टू 3 पाई r उस व्यक्ति का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अब फाइनल पोजीशन कहां पे रुक गया, यहां पे। इनिशियल पोजीशन कहां पे था, यहां पे। तो इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस r। okay, it should be equals to twice r। तो this is about the distance and displacement। क्या होता है डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हमें पता है तो स्ट्रेट डिस्टेंस हम वो ड्रॉ कर लेंगे, उसका जो भी लेंथ होगा इट्स अ डिस्प्लेसमेंट का वो मैग्नीट्यूड होगा। और एक चीज आपको याद रखना है, जैसे डिस्टेंस जो भी है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन कहां से कहां तक होते हैं सर, तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। सो दिस वन इज अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। ओके, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट जो भी है, the magnitude of displacement is equal to minimum possible distance between two positions। the magnitude of displacement equals to the minimum possible distance between two position। ओके सर, तो ये करेक्ट है। अब यहां पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हो चुका है। ओके, यहां पे एंड हो चुका है। अब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो चुका है। अब यहां तक जाने के लिए उस व्यक्ति ने, मान के चलिए कि वो सीधा गया, या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति का मोशन स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए कि यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है। ओके, स्ट्रेट लाइन में वो गया है। अब ऐसे केस में उस व्यक्ति का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 1 से स्टार्ट हुआ था सर, 4 तक गया है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना आ गया है सर, यहाँ पे इट्स अ 3 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है सर, सो यहां से इनिशियल पॉइंट था, दिस वन इज द फाइनल पॉइंट। इस केस में अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सो इट्स आल्सो द 3 मीटर, इट्स आल्सो द 3 मीटर। अब उसी व्यक्ति को, ओके, तो यहां पे कहना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये मैग्नीट्यूड,
is equal to the minimum possible distance between two positions. मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, तो ये मिनिमम पोजीशन हो गया। ओके, अब सेकंड एग्जांपल इसी में लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। मान के चलिए कि मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था उस व्यक्ति का, फिर यहां तक गया, ओके, फिर यहां से लेके यहां तक आया, फिर वापस यहां पे आ गया, यानी उन्हीं दो पॉइंट पे वो चला गया, लेकिन उसका पाथ अब डिफरेंट है, पाथ अब डिफरेंट है। अब इस केस में, सेकंड केस में, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से लेके वो यहां तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 1 मीटर। फिर यहां से लेके यहां तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 3 मीटर। फिर यहां से लेके वापस यहां पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। सो 1 + 3 + 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया, एक्चुअल पाथ लेंथ। लेकिन दोनों केस में, ओके, यानी जो ब्लू लाइंस लिया था ये वाला एग्जांपल, और इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? इट्स अ 3 मीटर। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज अ डिस्टेंस। ओके, पहले पाथ में ये डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी डिस्टेंस था, और ये डिस्प्लेसमेंट था, दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, वही इनका कहना है। सेकंड पॉइंट क्या है सर? फॉर अ मूविंग पार्टिकल distance can never be negative, distance can never be negative or zero while displacement can be। बहुत बढ़िया। सो यहां पे देखेंगे हम, मान के चलिए जो भी इनका कहना है, अब फॉर अ मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो मोशन में है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ओके, तो मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट का मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन 1, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक गया, ओके, फिर वापस यहां तक आया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक आके रुक गया। ओके, तो फाइनली मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन ये यहां से स्टार्ट हुआ था, ओके, यहां पर गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर वापस उसी एक्स एक्सिस पे वापस आ रहा है। अब मैं दिखाते वक्त सिर्फ थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा, ओके, वो इसी लाइन पे है, तो वापस आया, यहां पे आया, फिर यहां पे आगे रुक गया। अब मुझे बताइए सर, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर अलॉन्ग उसी लाइन पे उसने वापस किया, मैंने सिर्फ लाइन ऊपर ड्रॉ किया है, ओके, सिर्फ दो ये पाथ समझने के लिए। तो जहां से स्टार्ट हुआ था मोशन वहीं पे आ गया। अब इस मोशन में, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर वापस आ गया, और यहां पे फाइनली रुक गया। अब इस मोशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? उस पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है सर? सो यहां पे जाते वक्त 3 मीटर और आते वक्त 3 मीटर, टोटल कितना किया है? 6 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो 6 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर? जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा सर? 0 होगा। ओके, 0 होगा। तो हमेशा इसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेवर बी जीरो। ओके, अब इसी एग्जांपल को और थोड़ा लेते हैं हम। मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां तक गया 4 तक, फिर वापस आ गया 0 पे रुक गया। अब इस केस में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल? मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था सर? 1 से 4 तक गया, फिर 0 पे आके रुक गया। तो इस केस में जाते वक्त 4 तक उसने 3 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 4 से लेके 0 तक आते वक्त 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है सर उसने? 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है सर? 0 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या था सर? 1।
तो दिस इज इक्वल टू -1, यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी हो वो निगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो नेगेटिव हो सकता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस जो भी है ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये उनका कहना है कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। अगर मोशन हो रहा है तो हमेशा यहाँ पे डिस्टेंस जो भी है वो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, नॉन जीरो वैल्यू, और वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो जीरो भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, for a motion between 2 points displacement is single value while distance depends on the actual path, so can have many values. ओके सर, तो इसको हम अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जब मोशन हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, while distance depends on the actual path, so can have many values. तो मान के चलिए कि यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है और एंड हमें यहां पे करना है। ओके, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से लेते यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है और हमें एंड यहां पे करना है। तब यहां पे अब जाते वक्त हो सकता है कि पाथ जो भी है, फर्स्ट पाथ मैं ऐसे ले रहा हूं, यहां से ऐसे गए 4 तक, फिर यहां से यहां तक गए। सो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, इस पाथ से हम गए। ओके सर, इस पाथ से हम गए। अब अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर? 4 मीटर। अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर? 3 मीटर इस फर्स्ट पाथ से। तो टोटल जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 7 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है सर? डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन। सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 5 मीटर आएगा। सो 5 मीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस कितना हुआ सर? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? 5 मीटर। ओके, सो ये था फर्स्ट पाथ। अब उन्हीं दो पोजीशन पे हमें चलना है, लेकिन हमें पाथ डिफरेंट लेना है। मान के चलिए अब पाथ यहां से मोशन स्टार्ट करना है, ऐसे गया, मैं ऐसे गया, ओके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ओके, यहां पे जाके यहां पे वापस आ गया। अब पाथ मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर, फिर यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक फिर 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर। सो 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट्स अ 9 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा सर इट शुड बी 5 मीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करेंगे, तो जो पहले था उतना ही आएगा 5 मीटर। तो हमेशा डिस्टेंस जो भी है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। अब मान के चलिए कि फोर्थ केस में जो भी पार्टिकल है उसका मोशन हो रहा है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इन दिस वे, इसी पाथ पे हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो इस केस में जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इट शुड बी इक्वल टू 5 मीटर। ओके, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज आल्सो इक्वल टू 5 मीटर। दोनों इस केस में कैसे है सर? 5 मीटर ही होंगे। ओके, सो फॉर अ मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यू while the distance depends on the actual path, so can have many values. आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हो। आप इसको मोशन ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, कैसे भी कीजिए, तो एक्चुअल पाथ लेंथ हमेशा डिफरेंट हो रहा है, अरे डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्ट्रेट लाइन सेम होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉर अ मूविंग for a moving particle distance can never decreases, distance can never decreases with time, while displacement can decrease in displacement
विथ टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द इनिशियल पोजिशन। ओके सर, अब देखिए यहां से हम मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब मोशन यहां से हमने स्टार्ट किया तो मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, लाइक दिस वन। अब मुझे बताइए इतने पाथ में जैसे मोशन हो रहा है तो इतना इंटरवल लेंगे तो डिस्टेंस कितना हुआ है सर, 1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 1। हाँ, फिर यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2। ओके, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पॉइंट, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो जैसे हम यहां से यहां तक आए तो डिस्टेंस 4 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 4 मीटर हुआ। लेकिन अब यहां से हमें रिटर्न आना है। ओके, यहां तक तो गए हम, यहां से हमें रिटर्न आना है ऑल टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। ओके, यहां तक मैं आ गया, मैं 0 से स्टार्ट किया था, 4 तक गया, 4 से लेके 3 तक वापस आ गया। अब मुझे बताइए, अब यहां पे आपने कुछ देर के लिए रुक गए तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 4 + 1 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 मीटर। पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा था जब हम 4 पे थे, अब वो कम हो गया क्योंकि अब पार्टिकल जो भी है या ऑब्जेक्ट जो भी है टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट आ रहा है वापस। हाँ, फिर अगर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इट इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है सर, इट इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस। अब देखिए आप उधर गए फिर वापस आ रहे तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 4 हुआ, फिर 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी है, वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। डिस्टेंस तो कम नहीं हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिक्रीजिंग इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन्स द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। वही तो हम बता रहे हैं सर, इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था। पार्टिकल पे दूर गया तो डिस्टेंस बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। लेकिन जैसे पार्टिकल टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन आ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है। सो दिस इज अबाउट distance versus displacement. Okay, the last one, in general the magnitude of displacement is not equal to distance. However, it can be so if the motion is along a straight line without changing in direction. Magnitude of displacement is not equals to distance. Okay, magnitude of displacement is not equals to distance. अब ये जो भी स्टेटमेंट है, लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन होता है, however it can be so if the motion is along a straight line without changing direction. अब यहां पे अगर हम देखते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। लेकिन अगर यहां से लेके ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे वापस आ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे मान के चलिए, तो इस पाथ में डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगा सर और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगा सर। ओके, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज सर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो सेम रह सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रह सकते हैं। अगर डायरेक्शन सेम है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अगर वो बैक आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों की मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए तो इस वेबसाइट पे आपको एमसीक्यूज बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, myphysicsclassroom.in, इस वेबसाइट पे आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। और बहुत जल्द वहां पे टेस्ट को जनरेट करने के लिए एक टैब भी आएगा, आप अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक के ऊपर टेस्ट दे सकते हो। फिलहाल मोर देन 5000 एमसीक्यूज वहां पे अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, तो आपका जब भी क्लास में चैप्टर चलेगा, कोई भी टॉपिक खत्म हो गया तो इमीडिएटली आपके वेबसाइट पे आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और सभी एमसीक्यूज विद सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और इसके लिए इस वेबसाइट पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है,
आपको कोई साइन इन नहीं करना है। जस्ट आइए वहाँ पे वेबसाइट पे, जस्ट आप लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। वो वहाँ पे कोई लॉगिन नहीं करना है आपको। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।